जय हिंद दोस्तों, टीचिंग बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सुपर टेट से रिलेटेड जो हिंदी सब्जेक्ट है और सुपर टेट से रिलेटेड वो हिंदी सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके सुपर टेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके वीडियो को जरूर जाना। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन संज्ञा के साथ, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम के साथ, तीसरा ऑप्शन क्रिया के साथ या फोर्थ ऑप्शन अव्यय के साथ। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय, जिसको हम कृत प्रत्यय भी बोलते हैं। कृदंत प्रत्यय को ही कृत प्रत्यय ही बोलते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कृदंत प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। दूसरा कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय की बात करें तो क्रिया के अंत में ये जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय की बात करें तो ये सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं। तद्धित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में और कृदंत या कृत प्रत्यय हमारा क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कृदंत और तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हम एक शब्द में पहचाने कि कौन सा कृदंत प्रत्यय होता है, कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है। तो हो सकता है यहां से सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, शानच एक प्रत्यय होता है, लेप एक प्रत्यय होता है, एक्तम एक प्रत्यय होता है। कैसे पहचाने? अगर शब्द के लास्ट में मान या मानम आया है, जैसे कि बुद्धिमान ये शब्द है, इसके लास्ट में मान आया हुआ है तो आंख बंद करके शानच प्रत्यय लगाना। वहीं अगर शब्द के लास्ट में नम या ड़म आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पठनम में नम आया है तो आंख बंद करें लेप प्रत्यय लगाना। वहीं अगर बात करें एक्तिम की तो लास्ट शब्द के ती आ जाए, छोटी ती की बात हो रही है, छोटी ती यानी कि छोटी ई की मात्रा लगी है ता तरबूज पर, तो जैसे कि स्तुति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में ती आया है तो जो प्रत्यय बनेगा इसमें वो एक्तिम प्रत्यय बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो यहाँ पर मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय कैसे पहचाने, शब्द में कैसे है मयट प्रत्यय? तो याद रखना शब्द के लास्ट में मय आता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सुखमय, तो लास्ट में हमारा सुखमय आया हुआ है। तो जब सुखमय आया हुआ है, मय आया हुआ है, मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूं, तो मयट प्रत्यय। तरप, तरप प्रत्यय कैसे पहचाने? तो शब्द के लास्ट में तर आता है। क्या आता है? तर। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने शब्द लिखा हुआ है निम्नतर, दूसरा शब्द होगा उच्चतर, तो तर जो आ जाए शब्द के लास्ट में तो वही हमारा तरप प्रत्यय हो जाता है। तमप प्रत्यय के कैसे पहचाने कि तमप प्रत्यय शब्द में क्या होता है? तो तमप यानी कि तम अगर शब्द के लास्ट में लगा हो, जैसे कि उच्चतम, निम्नतम, तो लास्ट में आप देख सकते हैं तम लगा हुआ आया है तो आंख बंद करके तमप प्रत्यय लगाना। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रत्यय जो है मयट, तरप, तमप, ये तद्धित प्रत्यय के पार्ट है। और ये जो प्रत्यय है सानच, लेप और एक्तम, ये कृदंत या कृत प्रत्यय के पार्ट है। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से रिलेटेड जितने भी प्रत्यय हैं उसकी एक वीडियो, एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बनाकर देने वाला हूं। और अगर आप वो वीडियो पाना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और हर एक वीडियो का लिंक पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट करके वो हर एक लिंक आप अपने पास पा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या था हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? अब तक आपको आंसर मिल चुका होगा। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन से वैज्ञानिक होगा, दूसरा ऑप्शन से वैयाकरण होगा, तीसरा ऑप्शन से बहुज होगा और फोर्थ जो ऑप्शन है शास्त्रज्ञ होगा। और ये बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, तब भी मैं आपको पूरी चीजें यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि विज्ञान से जो संबंध रखता है उसको वैज्ञानिक बोलते हैं, जो बहुज जानता है उसको बहुज बोलते हैं, वह जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो शास्त्रज्ञ बोलते हैं, व्याकरण का ज्ञाता को वैयाकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात की गई है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, दूसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, तीसरा ऑप्शन महाभारतेंदु हरिश्चंद्र थे, या फोर्थ ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त थे। तो यहां से दोस्तों मैं क्वेश्चन का टिक करके यानी कि इसका जो आंसर बताकर आगे नहीं बढ़ूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो हो सकता है सुपर टेट के एग्जाम में किसी भी पॉइंट से आपके सुपर टेट के एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे। तो यहाँ पर दोस्तों सरस्वती मासिक पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यह आपको पता है। वहीं अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन की बात करें तो वो हो सकता है सुपर टेट के एग्जाम में पूछ ले एग्जामिनर, तो उनको भी हमें याद कर लेना चाहिए। समन्वय पत्रिका के संपादक की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। बाल विबोधनी हरिश्चंद्र कवि वचन चुधा, ये तीनों लर्न कर लेना है, हो सकता है ये सुपर टेट के एग्जाम में एग्जामिनर पूछ ले। तो इनके अगर संपादक की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वहीं तुझा पत्रिका के संपादक जो थे वो बाल मुकुंद गुप्त थे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे वो कौन थे, अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति थे। पहला ऑप्शन से मैथिली शरण गुप्त को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन से अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत को मिला था, या फिर फोर्थ ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। और यहां से एग्जामिनर ने बार बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उनको रट मार डालना। तो यहाँ पर पॉइंट क्या क्या है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार और नाम, यानी कि नहीं मिला था किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, कभी भी मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला था। उर्वशी के बारे में बात करें तो उर्वशी के अकॉर्डिंग जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। रामधारी दिनकर जी ने उर्वशी जब लिखी तो इसके उपलक्ष्य में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको यानी कि नहीं मिला। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति नहीं हुई, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और वहीं बात करें सुमित्रा नंदन पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा के उपलक्ष्य में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपके सुपर टेट के एग्जाम में, जो पिछला सुपर टेट का एग्जाम हुआ था वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हो सकता है ये बार बार रिपीट हो क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। पहला ऑप्शन से महनीय बनेगा, दूसरा ऑप्शन से महत्ता बनेगा, तीसरा ऑप्शन से महत्व बनेगा, चौथा ऑप्शन से महती बनेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महान शब्द में जब त्व प्रत्यय लग जाता है तो वो बन जाता है महत्व। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बीजोपन काल की संज्ञा दी थी आदिकाल की, सेकंड ऑप्शन, या थर्ड ऑप्शन वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी, या फिर फोर्थ ऑप्शन चारण काल की संज्ञा दी थी। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको रट लेना, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा जा चुका है। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18वीं से 14वीं शताब्दी तक का जो काल होता है उस काल को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 8वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आदिकाल का ये नाम जो दिया था वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, इस बात को ध्यान में रखना है। वीर गाथा काल और भीर काल, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो वीर गाथा जो काल है दोस्तों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था नाम इसका, और भीर काल ये नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर गाथा काल और भीर काल दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। वीर गाथा काल की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और वीर काल की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ओके, आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी थी, वो दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी थी। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीजोपन काल की। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। चिंदी सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन संस्कृत से लिया गया है, दूसरा ऑप्शन फारसी से लिया गया है, तीसरा ऑप्शन हिंदी से लिया गया है, या फोर्थ ऑप्शन अरबी से लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो हिंदी शब्द है वो फारसी, किससे,
फारसी भाषा से लिया गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बहुत से बच्चे संस्कृत मार के चले आते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है सम, मतलब संस्कृत। जो संस्कृत भाषा से बने होते हैं उन्हें ही तत्सम शब्द बोलते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आंख होगा पहला ऑप्शन, पांव होगा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गांव होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन ग्रह होगा। ये भी चिंदी सा क्वेश्चन है, तब भी पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों एक होते हैं तत्सम शब्द, एक होते हैं तद्भव शब्द। सम मतलब संस्कृत, जो संस्कृत की भाषा से जो शब्द बनते हैं उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं, और संस्कृत से जो बने हुए हिंदी भाषा के शब्द होते हैं वही हमारे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कि स्वर्ण हमारा एक संस्कृत का शब्द है, तो स्वर्ण से हिंदी का शब्द बना है सोना। वही 16, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, षोडश हमारा संस्कृत का शब्द है, तो 16 षोडश से बनेगा 16। अक्षी का मतलब होता है आंख। ग्रह ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी का शब्द होता है घर। ग्राम जो है संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी का शब्द होता है गांव। और पाद जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है पांव। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पर आंख हिंदी का होगा, पांव हिंदी का, गांव हिंदी का। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। बीती बिभारी जागरी, बीती बिभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार? और दोस्तों अलंकार की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं एक अलंकार से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो आपको देने वाला हूँ, जिससे कि अलंकार से रिलेटेड जो भी डाउट या प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है वो सभी रिजॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अलंकार को मैं इस तरीके से बताऊंगा कि हर एक अलंकार को पंक्तियां अगर एग्जामिनर ने दे रखी है तो वहां पर कौन सा अलंकार है बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन अनुप्रास अलंकार होगा इन पंक्तियों में, दूसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन है अन्योक्ति अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में भर लेना कि अगर पंक्तियों में योजक चिन्ह आ रहा है, अगर पंक्तियां दे रखी है और एग्जामिनर ने अलंकार पूछा है और उसमें योजक चिन्ह आ रहा है, तो याद रखना रूपक अलंकार होगा और इस चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सा सी से, अगर पंक्तियों में सा है सी है से आ रहे हैं, जैसे चंद्र सा मुख तो सा आ गया, धरती सा, जानवर सा, तो सासी से आते हैं तो आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा देना। पंक्तियों में मानो हूं मानो, जानहु जानो आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार लगा लेना। अगर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, पंक्तियों में बात कोई है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है तो अतिशयोक्ति अलंकार लगाना। वर्ण यानी कि जो लेटर होता है, जो अक्षर होता है, अगर वो बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और शब्द यानी कि जो वर्ड होता है वो अगर बार बार आ रहा है, रिपीट होकर आ रहा है, तो यमक अलंकार लगाना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंबर पनघट के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है। वहीं रही तारा घाट, यहाँ पर तारा घट जो है, तारा घट के बीच में डैश यानी कि योजक चिन्ह आ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डैश आता है तो रूपक अलंकार लगा आना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनुन बिराजई, कविता बनिता मित्त। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये जो पंक्तियां दे रखी हैं ये किस कवि ने राइट की हैं, लिखी हैं, वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है केशव दास होगा, दूसरा ऑप्शन है बिहारी लाल होगा, तीसरा ऑप्शन है सेनापति होगा, या चौथा ऑप्शन है आचार्य दंडी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उपयुक्त पंक्तियां केशव दास जी की हैं, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया। और केशव दास जी से ही रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है आपको यूपी टेट या सुपर टेट के एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा वहां पर देखने के लिए मिल जाए, तो उन सब चीजों को भी यहाँ पर राइट कर लेना है, लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर केशव दास जी से रिलेटेड 9 ग्रंथ लिखे गए हैं। उन 9 ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्र का। तो इन सभी को आपको इन ग्रंथों को याद कर लेना है। हो सकता है इनमें से कोई एक ग्रंथ के बारे में आपको एग्जामिनर सुपर टेट के एग्जाम में पूछ ले कि बताइए ये किसकी रचना है, तो केशव दास लगा आना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 केशव दास। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है।
सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वीणापाणी, दूसरा ऑप्शन है भारती, तीसरा ऑप्शन है वाग्देवी या चौथा ऑप्शन है जहानवी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सरस्वती के जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, ईला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा और वाग्देवी, ये हमारे सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें गंगा की, तो गंगा के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, सुरधुनी, जहानवी और देवपंगा। देवपंगा जो होता है वो हमारा गंगा का होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाह्नवी, क्योंकि जाह्नवी सरस्वती का नहीं गंगा का पर्यायवाची होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, ये शब्द कौन से सर्वनाम है ये आपको बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम है, दूसरा ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तीसरा ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम है या चौथा ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं आपको बता देता हूँ। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे ये आते हैं। मैं, हम हमारा याद रखना उत्तम पुरुष में आता है, तू, तुम आता है मध्यम पुरुष में और आप, वह, वे आते हैं अन्य पुरुष में। जैसे इंग्लिश ग्रामर में आप देख सकते हैं आई और बी ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन को यहां पर हिंदी में हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। ओके, वहीं ही, सी, दे, इट आते हैं, ये हमारा थर्ड पर्सन में हो जाता है और थर्ड पर्सन को हिंदी में हम अन्य पुरुष बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो नहीं समझ पाए हैं तो ग्रामर का यूज करके या ग्रामर की हेल्प लेकर मैंने उन चीजों को बताने की कोशिश की है जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें याद हो जाएं। यहाँ पर निश्चयवाचक यानी कि यह वह यानी कि जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिसमें हम उंगली यानी कि संकेत करते हैं उंगली उठाकर कि यह चीज वह चीज यानी कि हमें इंडिकेशन देना पड़ता है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक जिसका कोई पता ही ना हो, जैसे कि कोई मेरे घर पे आया है तो कौन आया ना उसका नाम पता है ना जेंडर पता है, तो कोई आया है तो कोई क्या हो गया, एक अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ किताबें मेरे पास हैं, क्या आपको पता है वो कौन सी किताबें, नहीं पता। जब चीजों के बारे में नहीं पता होता तो यानी कि वो अनिश्चित हो जाता है, जिसके बारे में पता होता है तो वो निश्चित हो जाता है। यानी कि यह बुक आप इंडिकेट कर रहे हो ये निश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जैसे वह कहां जा रहा है तो कहां क्या हो गया, ये एक प्रश्नवाचक वर्ड हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। संबंधवाचक जो या सो, जैसे हम कहते हैं राम एक अच्छा लड़का है जो बहुत अच्छा डांस करता है, राम ने एग्जाम निकाल लिया जो काबिल तारीफ है। तो इस तरीके से जो और सो ये जो वर्ड होते हैं रिलेट करते हैं सब्जेक्ट को यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन को, तो वो हमारा क्या हो जाता है, संबंधवाचक हो जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। निजवाचक, निज मतलब खुद का, स्वयं का, तो जहां भी स्वयं और खुद जैसे वर्ड लगे हुए आ जाए सेंटेंस में याद रखना वो निजवाचक होते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो मैं, हम, तू, तुम आदि अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया है ये कैसे प्रोनाउन है, ये पुरुषवाचक है। ओके, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से। अब बच्चे सर पकड़ कर बैठे आएंगे कि सर महाप्राण तो हमें पता ही नहीं, महाप्राण तो हमें पता ही नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट इस तरीके से ब्रीफली इसमें बताऊंगा, हालांकि इसकी भी जो वर्णमाला है उसकी मैं अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि वर्णमाला से रिलेटेड आपके दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन है चुटकियों में रिजॉल्व हो जाएगी। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं और वो वीडियो आपको जल्द ही मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर और जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वर्णमाला से रिलेटेड कितने अभ्यर्थियों को, कितने स्टूडेंट्स को डाउट है। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे कि अगर मैंने कमेंट्स आपके देखे और मुझे पता चला कि बच्चे बाकी में परेशान है वर्णमाला से रिलेटेड, तो इस तरीके से मैं आपको बनाकर दूंगा वीडियो के एक सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे को भी अगर वो पढ़ना पड़े तो बहुत ही आसानी से वर्णमाला उनको भी लर्न हो जाएगी। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कचट तप है, ये होगा। सेकंड ऑप्शन खा छा ठा था फा, ये होगा। थर्ड ऑप्शन गा जा डा दा बा, ये होगा। या फोर्थ ऑप्शन यारा लावा। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसको लेकर, वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर महाप्राण पूछा है। चलिए पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे आपने केटीएम बाइक का नाम सुना है और डीओ भी आप लगाते हो, यानी कि केटीएम बाइक पर जब जाते हो तो डीओ लगा कर जाते हो, जो स्प्रे होता है ना बगल में छिड़क लेते हैं और खुशबू खुशबू हो जाती है, तो वो लगा कर जाते हो। तो बस ये केटीएम बाइक और डीओ आपको याद रखना है, यानी कि केटीएम एक बाइक होती है तो केटीएम आपको बाइक याद रखनी है, और डीओ डीओ मतलब आप डीओ लगा कर जाते हो तो इस हिसाब से डी और ओ याद रखना है। तो अब केटीएम से हमें कुछ चीजें रिलेट करनी है, जैसे के से कंठ होता है, टी से तालु होता है, एम से मुर्दा होता है, डी से दंत होता है, ओ से ओष्ठ होता है। इतनी चीजें लर्न, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये जो लाइन है कचट तप, ये याद रख लेनी है, यानी कि दो लाइन याद रखनी है। पहली लाइन कौन सी है, केटीएम डीओ, और दूसरी लाइन कचट तप, ये दोनों लाइनें याद हो गई। उसके बाद केटीएम से हमने ये रिलेट कर लिए, जितने भी वर्ड्स ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताए थे रिलेट कर लिए, हो गए लर्न, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एग्जाम में बस बनाकर आपको लिख लेना है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे पूरी यहाँ पर ये जो टेबल है ये अपने एग्जाम में बना लोगे। फिर इस टेबल से रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके सुपर टेट के एग्जाम में आता है वर्णमाला से रिलेटेड, चाहे वो अघोष व्यंजन हो, सघोष हो, महाप्राण हो, अल्प प्राण हो, मूर्धा हो, दंत हो, ओष्ठ हो, किसी भी वर्ण को आप चुटकियों में उड़ा दोगे। कैसे, अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इतनी चीजें लर्न हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको का से रिलेटेड का खा गा गा अड़ा ये लिख लेना है। चा से रिलेटेड जो वर्ण है चाचा जा जाइया ये लिख लेना है। ता से रिलेटेड जो वर्ड है टा ठा डा ढाणा ये लिख लेना है, लिख लिया। ता था दा धाना ये लिख लिया, और पापा पापा माँ ये लिख लिया। अब क्या करना है आपको, ऊपर जस्ट इसके ऊपर डबल ए लिख देना है और ट्रिपल एस लिख देना है, डबल ए ट्रिपल एस। अब यहाँ पर डबल ए और ट्रिपल एस का मतलब क्या है, ए से होगा हमारा अघोष और एस से होगा हमारा सघोष। क्या मतलब, दोबारा बताता हूं, ये जो डबल है और ट्रिपल एस आप लिख लोगे तो ए का जो मतलब है वो अघोष है और एस का मतलब जो है वो सघोष है। यानी कि ये जितने वर्ण हैं, जितने भी लेटर हैं, ये सभी अघोष होंगे। ये जितने भी लेटर हैं ये भी अघोष होंगे। ये जितने लेटर हैं ये सघोष होंगे। ये जितने हैं ये भी सघोष होंगे। ये जितने ये भी सघोष होंगे। यानी कि एग्जामिनर अगर सघोष और अघोष से रिलेटेड इन वर्णमाला में कोई सा भी लेटर देता है कि इसका बताओ ये सघोष है या अघोष है, अगर पूछ लेता है धा ये सघोष है या अघोष है, आप चुटकियों में बता दोगे इस टेबल को बनाकर के कौन सा वर्ड अघोष है कौन सा सघोष है। अच्छा, जस्ट इसके ऊपर एपीएमपी 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 इस तरीके से लिख लेना है। ये एपीएमपी 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 क्या है, एपी का मतलब होता है अल्प प्राण और एमपी का मतलब होता है महाप्राण। दोस्तों मैं टाइम ले रहा हूं आपका, मगर ये टाइम जो है ना सुपर टेट के एग्जाम में रामबाण साबित होगा, क्योंकि अभी आप बोर हो रहे होगे, अरे क्या बता रहा है, कौन सा टीचर है। नहीं, यहां पर मैं आपको कुछ टाइम लेने के बाद आपका ना, जब सुपर टेट एग्जाम देने आप जाओ तब आप वहां पर मेरी चीजों को याद करके आप कहोगे सर टाइम हमने जो 5-10 मिनट का आपको दिया था वहां पर मेरी हमारी जिंदगी बन गई। यानी कि यहां से इतने नंबर आप गेन कर सकते हो जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। चाहे वो फिर सुपर टेट हो, एमपी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, किसी भी टेट में आप बैठकर बहुत ही आसानी से वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब हमारे एग्जामिनर ने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। ए ऑप्शन कचट तप होगा, डी बी ऑप्शन ये वाला होगा, थर्ड ऑप्शन ये या फोर्थ ऑप्शन ये। अभी हमने टेबल बनाई थी, टेबल कैसे बनाई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाप्राण, ये हमारे जितने भी वर्ण है महाप्राण, ये जितने भी वर्ण है महाप्राण। ओके, अब या तो ये होगा या ये होगा। एग्जामिनर ने क्या दिया है, एग्जामिनर ने दिया है ये वाला। यानी कि यहां पर जो टेबल बनी है ख छ ठ थ प, यही हमारे कौन से होंगे, अघोष होंगे। मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है पूरी टेबल। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बताओ कोई दिक्कत हुई, कोई डाउट हुआ, अगर तब भी कोई डाउट या दिक्कत है, या आप पूरा कॉन्सेप्ट, ये वर्णमाला का पूरा कॉन्सेप्ट, ये तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है, ये ब्रीफली में मैंने आपको बताया है, बहुत ही कम शब्दों में बताया है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट वर्णमाला से रिलेटेड देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर प्लीज आप ये वाली वीडियो ले आइए वर्णमाला से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर इतने डाउट है कि क्लियर हो ही नहीं पाते कि अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, अल्प प्राण महाप्राण ये कौन से होते हैं, मूर्धा दंतोष्ट ये कौन से होते हैं, कंठोष्ट कौन सा होता है, दंतोष्ट कौन सा होता है, चुटकियों में फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो समास से रिलेटेड भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि वो वीडियो देखकर आप अपने सुपर टेट के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द्विगु समास होगा, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय होगा, थर्ड ऑप्शन है तत्पुरुष होगा, या फोर्थ ऑप्शन है बहुब्रीहि होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा बताई हुई जो चीजें हैं क्या आपकी समझ में आ रही है,
अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है, इस लैंग्वेज को मैं और सरल और आसान बनाऊंगा, जिससे कि आप अपने सुपर टेट के एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट है हिंदी से रिलेटेड व्याकरण में, वो बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाओ। क्योंकि यहाँ पर जो डिलीवरी मेथड होता है टीचर का, यानी कि जो हम बता रहे हैं तो आपकी समझ में कितना आ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो यहाँ पर आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि नंबर प्लस शब्द, यानी कि संज्ञा आए, नंबर प्लस संज्ञा आए तो वो हमारा द्विगु समास हो जाता है। जैसे कि चौराहा, चौराहा मतलब चौका मतलब है चार, और राहा मतलब है राहें, यानी कि इसमें कौन सा आ गया, चार, ये नंबर आ गया, चार राहें मतलब कि चौराहा, और ये इसमें पहला नंबर दूसरा शब्द, तो हमारा क्या बन जाता है, द्विगु समास बन जाता है। वहीं अगर योजक चिन्ह आ जाए, अगर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, जैसे कि भाई बहन, तो आप देख सकते हैं योजक चिन्ह आ गया। और लोप हो किसका, और का, भाई और बहन, और का यहां पर लोप हो रहा है। लोप का मतलब होता है और जो है वो गायब है, और गायब है। और ये दोनों वर्ड है आपस में क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। भाई है तो बहन, जमीन है तो आसमान, पानी है तो हवा, तो इस तरीके से अपोजिट होने चाहिए, तभी हमारा कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर रिपीट करके बता देता हूं कि योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में आ जाए, अथवा और का लोप हो, और जो है ये जो शब्द है वो गायब हो, तो भाई और बहन के बीच में भाई और बहन बोलते हैं, तो और जो है वो गायब है, और की जगह योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह लगा हो, और जो शब्द है उसका लोप हो, और ये दोनों शब्द अपोजिट हो। तीन चीजें बस याद रखनी है, तीन चीजें, योजक चिन्ह, और शब्द का लोप हो, और ये दोनों वर्ड अपोजिट हो, तो वो हमारा कौन सा चला जाएगा, द्वंद्व समास चला जाएगा। इस बात को आपको जहन में बिठा लेना है। और यहां पर जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दो शब्द मिलकर जब नया शब्द बनाए, वो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे नीलकंठ, तो कंठ जिसका है नीला, वो कौन है, भगवान शिव शंकर है। यानी कि इस शब्द से हमें तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चला जो भगवान शिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला कौन है, भगवान विष्णु, यानी कि तीसरे व्यक्ति की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वही हमारा क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा क्या है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो, द्वितीय शब्द संज्ञा, तो अब तक तो आंसर मिल चुका होगा आपको। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, द्विगु समास। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला विरोधाभास है, सेकंड विशेषण विपर्यय है, थर्ड मानवीकरण है, फोर्थ दृष्टांत है। अब बच्चे सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, सर ये क्या हुआ, हमें तो आते ही नहीं। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, और इससे रिलेटेड वीडियो एक स्पेशल वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें उन सभी अलंकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं अलंकार से रिलेटेड। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए, दो विरोधी का मतलब जैसे कि आत्मा और शरीर, ठीक है ना। अब शरीर में तो हमारा क्या होता है, मांस भी होता है, हड्डी भी होती है। क्या आत्मा में होता है, नहीं होता ना। यानी कि ना आत्मा में हड्डी होती है ना मांस होता है। मगर इन दोनों का जो है विरोधाभास दिखाया जाए, आत्मा और शरीर का ये रिलेशन दिखाया जाए विरोध के रूप में, तो यहाँ पर याद रखना वो हमारा क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। अब यहाँ पर जो लाइनें लिखी थी उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। यहाँ आत्मा के साथ मांसहीन, बुद्धिहीन इत्यादि गुणवाचक संज्ञाएं प्रयुक्त हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाउन, गुणवाचक मतलब क्वालिटी जो बता रही है किसकी, कि आत्मा में जो है वो मांस है, बुद्धि है, इसको विरोध के रूप में बता रहे हैं। ओके, जो परस्पर विरोधी है, किसकी, आत्मा की विरोधी है। क्योंकि आत्मा का कोई रूप, आकार और गुणधर्म नहीं होता। क्या आत्मा के पास हड्डी, मांस, ये सब चीजें होती है, नहीं होती। यानी कि विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन होगा योजक चिन्ह, ये वाला होगा, ये होगा, या फोर्थ नंबर ये वाला होगा। अब यहाँ पर बच्चे आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन से चिन्ह क्या होते हैं। पूर्ण विराम की बात करें तो ये वाला होगा, एक डंडा खींच दो। अर्ध विराम की बात करें तो यहां पर होगा। और हाँ दोस्तों, अल्प अल्प विराम और अर्ध विराम में यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं अर्ध विराम और अल्प विराम में। अर्ध विराम का मतलब ये वाला चिन्ह होता है, और
अल्प विराम का मतलब कॉमा होता है। कभी कभी बच्चे अर्धविराम को कॉमा समझ बैठते हैं, तो इसलिए मैं इसको 2 बार रिपीट करके बता रहा हूं। अवतरण चिन्ह क्या होते हैं? जो जैसे कि कोई आपने सेंटेंस लिखा या वर्ड लिखा, उसके लास्ट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में यूज किया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे किन चिन्हों की मैं बात कर रहा हूँ। उपविराम कौन सा होता है? ये जो 2 चिन्ह होते हैं विसर्ग संधि में जो यूज किए जाते हैं, यही हमारे उपविराम होते हैं। कोष्टक हमारे 3 होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक इन्हें हम बोलते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आश्चर्य चिन्ह, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में विस्मयादि बोधक, यानी कि जहां पर सरप्राइज इस तरीके का भाव जब हम बोलते हैं या खुशी का भाव निकल कर आता है, तब ये चिन्ह लगाए जाते हैं। तो ये हमारा कैसे बनता है? डंडा और नीचे बिंदी, ये हमारा क्या होता है? विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। वो कौन सा होता है? वो ये वाला होता है। अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह पूछा है यहाँ पर एग्जामिनर ने? कौन सा योजक चिन्ह है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द का शब्द किस संवर्ग में है? जो बुद्धिमान शब्द है वो किस संवर्ग में है? क्या ये संज्ञा के उसमें आता है संवर्ग में? क्या ये विशेषण के संवर्ग में? क्या ये सर्वनाम या फिर अव्यय के संवर्ग में आता है? अब यहाँ से बच्चे सर पकड़कर बैठ गए होंगे, सर ये संवर्ग क्या होता है? अभी हम बताते हैं संवर्ग क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब शब्द प्लस संज्ञा, ठीक है ना, जब शब्द प्लस संज्ञा यानी कि संज्ञा से पहले जो भी शब्द आता है वो विशेषण बन जाता है। और ये वाला रूल इंग्लिश ग्रामर में भी अप्लाई होता है। अगर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में सुपर टेट के एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आप किस तरीके से, अगर जीरो लुल्ल बटा सन्नाटा हो, तो यहाँ पर ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि नाउन से लेकर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत ही सरल और आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है। वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वो देखिए। हर एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, या आप वीडियो देखने के बाद खुद ब खुद रियलाइज करके खुद बताओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यक्ति हमारा नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है, इसे हम इंग्लिश में विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिमान, बुद्धिमान ये जो शब्द है, इसके बाद कोई ना कोई एक शब्द आएगा जो नाउन होगा, वरना आप बोलकर देख लो बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान महिला, आ रहा है नाउन। यानी कि बुद्धिमान ये जो शब्द है हमेशा और हमेशा नाउन के लिए यानी कि संज्ञा के लिए आएगा। जब संज्ञा के लिए आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण बन जाएगा। तो इसका जो संवर्ग है वो विशेषण है। आई बात समझ? जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चिंदी सा क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको नहीं आता तो यहां से समझ लो। पहला ऑप्शन कवित्री होगा, दूसरा ऑप्शन कवियत्री होगा, तीसरा ऑप्शन कवइत्री होगा एंड फोर्थ ऑप्शन कवियत्री होगा। यहां से कंफ्यूज करता है मात्राओं से एग्जामिनर। किससे? मात्राओं से। कभी ये लगेगा, कभी ये लगेगा, अरे सर ये लग रहा है, वहां कंफ्यूजन, वहां पर बिल्कुल गायब, बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है। जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं एग्जाम देने के लिए, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है, चाहे कितना भी च्यवनप्राश खा के गए क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। बुद्धिमान, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग पूछा है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती होता है। हो सकता है कि इनमें से कोई टपक कर आ जाए आपके सुपर टेट के एग्जाम में, तो इन सभी शब्दों को रट मार के जाना अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर गुणवान का गुणवती होता है, कवि का कवियत्री होता है, लुहार का लुहारिन होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। दाता का दात्री होता है, और ये वाला कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। भाई का भाभी, भाई का बहन नहीं होगा, भाभी होगा, कुछ बच्चे बहन बताए जाते हैं। वक्ता का वक्त्री होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अब बात करें कवि का, तो यहां पर कवि का क्या हो जाएगा? कव इत्री, इत्री ये होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवित्री होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हसंती पद में प्रत्यय है। हसंती ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में प्रत्यय और उपसर्ग अलग प्रकार के होते हैं। वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस, यानी कि संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं, किस तरीके से शब्द में कौन सा प्रत्यय हम पहचाने, वो वाली वीडियो बहुत जल्द मैं आपके
सामने लेकर आने वाला हूं। फिलहाल यहाँ पर अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के बाद कुछ मैं सॉल्यूशन में इसका ब्रीफली आपको एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो हसंती पद में प्रत्यय क्या है, कितिन प्रत्यय है, कित प्रत्यय है, श्रत प्रत्यय है या ल्युट प्रत्यय है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पकड़कर माथा पकड़कर एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं कि सर क्या करें, क्योंकि वहां पर कितना भी च्यवनप्राश खाया हो काम नहीं आता। चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मैंने प्रत्यय बताए हैं संस्कृत से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं, और यहाँ से रिलेटेड अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन आपके सुपर टेट के एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको बातें सभी चीजें याद रखनी है, यहाँ पर रट मार के चली जानी है। चलो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, सानच एक प्रत्यय है संस्कृत में, और अगर शब्द के लास्ट में, यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर शब्द के लास्ट में मान, मानम, आन और मान आ जाए, क्या आ जाए, ये जितने भी वर्ड हैं ये आ जाए। जैसे कि स्वाभिमान एक शब्द है, इसके लास्ट में क्या आ गया, मान आ गया, स्वाभिमान, अभिमान, इस तरीके के वर्ड शब्दों के लास्ट में अगर मान या मानम आ जाए तो याद रखना जो प्रत्यय होगा वो सानच प्रत्यय होगा। क्या होगा, सानच। वहीं अगर दूसरा श्रत प्रत्यय की बात करें तो वर्ड के लास्ट में अत, ती, अति या अन आ जाए। जैसे कि हसंती में लास्ट में ती आ गया, पचंती में लास्ट में ती आ गया, बड़ी ती की बात कर रहा हूं, बड़ी की मात्रा है। तो यहां पर याद रखना जो प्रत्यय है वो श्रत प्रत्यय हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। किक प्रत्यय क्या होता है, वर्ड यानी कि जो लेटर होता है, शब्द जो होता है उसके लास्ट में ता, बड़ा ता या तम आ जाए। जैसे कृता, कृतम, भूत, लास्ट में ता आ रहा है, माँ आ रहा है, तम जिसे बोलते हैं, ता आ रहा है बड़ा ता, तो याद रखना आंख बंद करके किक प्रत्यय लगा देना, किक प्रत्यय लगा देना। वहीं हम ल्युट प्रत्यय की बात करें तो वर्ड के लास्ट में नम या णम आ जाए। जैसे पठनम नम आया है, करणम णम आया है, तो आंख बंद करके ल्युट प्रत्यय लगा देना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक तिन प्रत्यय है, वर्ड शब्द के लास्ट में ती आ जाए, ती आ जाए, छोटी ती की बात कर रहा हूं। जैसे कि स्तुति छोटा ती, प्रस्तुति छोटा ती, छोटा ती का मतलब छोटी ई की मात्रा है ता पर, तो इसलिए छोटा ती हो जाएगा। तो आंख बंद करके आप एक तिन प्रत्यय लगाना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हसंती में बड़े ती की मात्रा आई है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता चुका हूं बड़े ती यानी कि ये वाला आया है, हसंती, पचंती, मैंने क्या बताया था, श्रत प्रत्यय। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नीलोत्पलकम में कौन सा समास है, नीलोत्पलकम में कौन सा समास है, यहां पर आपको बताना है। क्या द्विगु समास होगा, सेकंड ऑप्शन द्वंद्व होगा, थर्ड ऑप्शन बहुब्रीहि होगा, चौथा ऑप्शन कर्मधारय होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता चुका हूं। चलिए एक और बात बता देता हूं। तो नंबर प्लस शब्द यानी कि शब्द के साथ कोई नंबर का सेंस आ रहा हो तो हमारा द्विगु समास होगा। जैसे कि चौराहा हुआ, तिराहा हुआ, 3 राहें तो नंबर आ रहा है, चौराहा 4 राहें नंबर आ रहा है, 4 क्या एक नंबर है, तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। योजक चिन्ह अगर आ जाए और वहां पर और जो शब्द है उसका लोप हो यानी कि वो गायब हो, और वर्ण जो है अपोजिट हो एक दूसरे के, द्वंद्व समास होगा। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, जमीन आसमान, ये सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, और यहाँ पर और का लोप हो रहा है और योजक चिन्ह आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, दो शब्द मिलकर नया शब्द बनाए, दो शब्द मिलकर, जैसे कि चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन होते हैं, चक्र को धारण करने वाला, वो कौन है, भगवान विष्णु जी हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों तीसरे मनुष्य या किसी वस्तु या पर्सन की बात करता है वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। बात किसकी हुई थी, चक्रपाणी की, और निकलकर कौन आए, विष्णु भगवान जी। चंद्रमौली, चंद्र को धारण करने वाले यानी कि भगवान शिव जी, तीसरे इंसान कौन निकल कर आए, शिव जी, तो हमारा बहुब्रीहि समास। वैसे ही विशेषता प्लस शब्द, अगर कोई शब्द दे रखा है और उसकी विशेषता यानी कि क्वालिटी बता रहा है तो हमारा कर्मधारय होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में हमारा क्या था कि नीलोत्पलकम, नीला है जो उत्पल, अब उत्पल क्या होता है, उत्पल बोलते हैं खिलता हुआ कमल। अब खिलते हुए कमल की जो विशेषता है वो कैसी है, वो नीला है। तो यानी कि अभी मैं ऑलरेडी आपको बता कर चुका था कि अगर विशेषता बताई जाए किसी शब्द की तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो नीलोत्पलकम, तो नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है खिलता हुआ कमल, वो कैसा है, नीला है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं
या पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं आप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके इस दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इस वीडियो की जरूरत है। हिंदी में हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत भी अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो हर एक नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आने वाली है, जिससे कि आप अपने सुपर टेट के एग्जाम में एक अच्छा और निश्चित स्कोर करने वाले हैं। इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।